हाय गाइस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है चार्ट पे। वो है एक ब्रेकआउट हुआ है, एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो जब ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आज हम इस स्टॉक की करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और हम जानेंगे कि क्या ये वाकई में सही टाइम आ गया है कोल इंडिया में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है कोल इंडिया का चार्ट, वन डे का चार्ट है ये। जो ब्लू वाली लाइंस हैं ये सपोर्ट है, जो रेड वाली लाइंस हैं वो रेजिस्टेंस है, और जो पर्पल वाली लाइंस हैं वो जो है रेजिस्टेंस थी पहले, लेकिन अब वो सपोर्ट बन चुकी हैं। तो पूरी मतलब अभी देख थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको पहले की स्टोरी बता देता हूँ क्या हुआ था। कि जो 143 का जो रेंज था, जो ये मैंने आपको ये रेड लाइन खींची हुई है जो इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था और 110 रुपये पे आके इसने सपोर्ट गेन किया था। उसके बाद ये ऊपर गया था और ये 118 के लेवल पर आके एक बार फिर इसने नीचे गिरा था और 110 के पास आके फिर रुक गया था। तो इसने यहाँ पे इस वाली रेंज में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। उसके बाद ये स्टॉक फिर ऊपर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस ने इसको रोका और एक बार नीचे आया है यहाँ पे। उसके बाद इसने यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दिया ऊपर को, हम सॉरी ब्रेकआउट दिया ऊपर को। आपने इस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया। तो जब यहाँ से ये टूटा तो उसके बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली और 129 के पास जाकर ये स्टॉक जो है दोबारा से गिरा और इसने 120 पे आके अपना सपोर्ट गेन किया। अब काफ़ी वक्त से 120 पे रेंज से यहाँ से तेज़ी थी स्टॉक में देखने को मिली हमें कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। और रिसेंटली कल ही इसने क्लोजिंग करी थी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन कैंडल क्लोज हुई थी। आज की कैंडल जो है वहाँ पे ऊपर ही खुली थी और ऊपर ही बंद हुई है। तो अभी अभी इसने अपना एक पॉजिटिव जो है ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टेंस का। और अब जो ये रेजिस्टेंस था 129 का भी इसका सपोर्ट बन चुका है। तो ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस था ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। लेकिन हमें इतने पुराने सपोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी रिसेंटली देखना है। तो रिसेंटली का जो सपोर्ट है वो है 129.23, 129 रुपये 23 पैसे का ये सपोर्ट है। उसका नीचे का अगर एक और सपोर्ट निकालें तो 120 रुपये के लेवल के आसपास एक और सपोर्ट बन के आ रहा है हमारे पास। तो इसके दो सपोर्ट हैं। और ऊपर के लेवल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 138 के पास इसका एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर है इसका 143.81 का। तो ये दो रेजिस्टेंस है, मतलब 138 के आसपास जाके ये स्टॉक एक बार फिर गिर सकता है यहाँ पर। और अगर ये गिरता है तो उस वक्त हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूमुलेट ऐसे भी नहीं करना है कि जैसे 138 पे पास गया और गिर गया। जब वो 138 के पास जाएगा उसके बाद जब वो गिरेगा और उसके बाद अगर इस 129.23 के लेवल पे वो टिकता है, फिर अगर रीबाउंड लेता है तब हमें इन्वेस्ट करना है, अभी नहीं। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, ये ऊपर यहाँ पे इसने इस ब्रेकआउट को तोड़ा, अच्छी बात है तोड़ा, लेकिन ऊपर गया यहाँ पे रेजिस्टेंस के ने अपना गेम प्ले किया और इसको नीचे धकेल दिया। तो हमने इस लेवल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें देखना है कि यहाँ से बनता क्या है। अगर यहाँ से नीचे टूटता तो ऑब्वियस ही बात है सपोर्ट बेकार का जाता, लेकिन इसने सपोर्ट दिया है यहाँ पे और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चलना शुरू हुआ। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपके रिजल्ट आपके सामने है, 120 पर लेते तो आज 130 के करीब तो मिल ही जाता है। अब रिसेंटली जैसे ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, ब्रेकआउट हो दिखाया है इसने, तो अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से अभी एक डिप ज़रूर देगा। लेकिन ये वीडियो मैं आपके साथ एडवांस में भी बना रहा हूँ और आपको लेवल्स अभी दे रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले टाइम में आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकें, अपनी पूरा स्विंग ट्रेडिंग कर सकें। और आने वाले अभी थोड़े भी देर में मैं और भी फिबोनाची और चीज़ों को मिलाकर आपको दिखाने वाला हूँ कि असल में कहाँ पर ये स्टॉक आके गिर सकता है और किस लेवल पे हम इसको असली में बाय कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको रेजिस्टेंस दे दिया मैंने जो है 129.23 का था। अब ये सपोर्ट बन चुका है और ऊपर के लेवल पे 138 147 जो है इसके रेजिस्टेंस है। अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ करी है। इस जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया है। यहाँ पर स्टॉक को इस रेंज में घुमाया, उसके बाद नीचे गिरा, फिर जब ये ऊपर आया उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर आया फिर नीचे गिरा। अब ये फिर स्टॉक उसी रेंज के पास जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी।
अगर हम पिछले इसके रिकॉर्ड को देखें तो जैसे कि यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर गिरने के आसार बन रहे हैं इसके, और अगर ये टूटता है तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर हम नीचे के लेवल पे सपोर्ट देखें तो यहाँ पर सपोर्ट दिया इसको, जब ये गिरा पहली बार यहाँ पे सपोर्ट दिया, फिर ऊपर उठा, और फिर यहाँ मतलब वो यहाँ पे सपोर्ट की रेंज में घूमा है थोड़ी देर, फिर ऊपर उठा और फिर इसी लेवल पे आके गिरा। उसके बाद अब यहाँ से घूमा और फिर अब ऊपर जा रहा है। तो अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक बार जैसे हम पिछले अगर इसके मूवमेंट को ट्रैक करें तो लगता है कि यहाँ से टच होकर एक बार दोबारा आएगा। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक में भी तेज़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो तेज़ी असल में है क्यों है। तो अभी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखेंगे, हम अभी की चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताया है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये एक सपोर्ट का काम करेगी। तो इस लेवल के नीचे गिरना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, और इस लेवल के ऊपर बढ़ना इसके लिए मैं कहूँगा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा इसके लिए। अब बात करेंगे हम रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा, और आप सब लोगों का भी वो फेवरेट टॉपिक होगा। अभी के लेवल्स देने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए वीडियो देख रहे होंगे उन्हें इस टूल का पता नहीं होगा। इस टूल को हम यूज़ करके हम देख सकते हैं कि कितनी गिरावट एक स्टॉक दिखा सकता है अपने को। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, जो इसके गोल्डन रेशियोज होते हैं वो तो आप सबको पता ही होगा, मैं इतना डीप नहीं जाने जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ यहाँ पर कि यहाँ से स्टॉक ऊपर निकला यहाँ पे 0.618, जो कि एक गोल्डन रेशो में से एक रेशो है इसकी, वहाँ पर ऊपर आया और वहाँ से एक बार नीचे लगाया, लेकिन 0.786 पे इसको सपोर्ट गेन मिला। उसके बाद ये फिर ऊपर गया यहाँ से, और यहाँ से इसको नीचे को देखने को मिला, लेकिन 0.38 के पास, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये है 0.038, और इस लेवल के आसपास इनकी कैंडल की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट देखने को मिला 122 रुपये के आसपास। तो अब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो फिबोनाची से हमें पता लगता है कि एक स्टॉक कितनी गिरावट देख सकता है। जैसे कि अगर हम पहले के लेवल को देखें, जब ये स्टॉक 126 के आसपास था, अगर वहाँ पर अगर हम इस टूल को ड्रॉ करें तो हमें पता लग जाएगा कि ये स्टॉक 122 के आसपास में हमें मिल सकता है, और वही हुआ। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से बनाने वाला हूँ अभी के चार्ट के ऊपर। थोड़े वो पॉइंट्स जो हैं वो आपको शायद मिक्स हो जाएं और दिखें ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जूम इन करने की यहाँ पर। तो गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो ये स्टॉक है, ये यहाँ से अभी जो है 0.38 0.23 को मैं इतना कंसिडर नहीं करता हूँ असल में। मैं सिर्फ 0.38, 0.618 और 0.786 और कभी कभार 0.5। तो 0.5 भी मतलब एक सेंटर पॉइंट गिना जाता है, इसलिए उसको हम बीच में गिन लेते होते हैं। लेकिन जो मेजर हमें जो चीज़ें हमें काउंट करनी होती हैं वो 0.38, 0.618 और 0.786 है। तो अभी ये स्टॉक जैसे ऊपर जा रहा है तो हमें गिरावट कहाँ पे देखने को मिल सकती है, 0.38 के पास, यानी कि 128.72। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लेवल पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे ये स्टॉक आ सकता है। और आप टीवी पे लेवल्स देखते हो ना, जो टीवी पे जैसे आपको टीवी वाले बताते हैं कि ये सपोर्ट ये है, वो यहाँ से बताते हैं वो। तो आपको मैंने ये मैथ भी क्लियर कर दिया कि आप ये खुद भी निकाल सकते हो, उनको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब नीचे आ जाता है तो लोग कहते हैं कि उसने बताया था और वो सही बताया था, तो यहीं से देख के बताते हैं, आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हो। तो जैसे 0.38 का लेवल है, यहाँ पे 128 के लेवल तक ये गिर सकता है। उसके नीचे अगर हमें देखने जाएँ तो 6.1 125 का लेवल दे सकता है इस वाले पॉइंट के ऊपर। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो 0.786 122 तक हमें ये देख गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद से श्योरिटी तो नहीं होती है, लेकिन एक बंदा जो ट्रेडर या फिर दूसरे लोग होते हैं समझ जाते हैं कि अगर इस लेवल तक आया तो यहाँ से ये रीबाउंड दे सकता है। अब हम, क्योंकि वो तो हमने ये जो बताया आपको मैंने कि ये यहाँ पे गिर कितना सकता है, तो गिरने की मैंने आपको बात तो बता दी, इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि मैं यहाँ पे गिरने की बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक तो गिर सकता है ये 128 रुपये तक आ सकता है, लेकिन इस लेवल से ऊपर कितना जा सकता है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर हम कंसिडर करें, ये पॉइंट है फिबोनाची, ट्रेंडिंग फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे। तो अभी ये स्टॉक जो है ये 133 के लेवल के पास खड़ा हुआ है।
तो अगर हम देखें कि यहाँ से अब और कितना ऊपर जा सकता है, तो अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं और इस लेवल को दिखाऊं पॉइंट 1.618 से, और भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेवल है, 3.168, 4.236 और 180, 170। अभी अभी आपने थोड़ी बहुत न्यूज़ भी देखी होंगी, कुछ ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं इसकी अपग्रेड कर रही हैं और कह रही हैं खरीदो, 180 तक जाएगा, 170 तक जाएगा। तो वो ऐसे नहीं बता रही हैं, वो ये टूल देख के बता रही हैं। देखो 0.31 0.3618 के पास 170 है, 4.23 के पास 180 है। अगर आप कोल इंडिया डालोगे गूगल के ऊपर और सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने इसकी जो है हमें बोला है कि इन्वेस्ट करो और इस लेवल तक चले जाएगा। लेकिन ये लेवल वो ऐसे नहीं कह रहे कि आज के लिए और कल पहुंच जाएगा, 1-2 महीने का टाइम उन्होंने अपने हिसाब से बताया हुआ है, और एक तरह से सही भी है वो। लेकिन इतना ऊपर जाएगा तो इतना अभी तो आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन जो 1.618 का लेवल है, ये 142 का है, अभी ये 133 का है। तो यानी कि 10 रुपये तो यहाँ से ऊपर ये पक्का जा सकता है, कि अगर हम देखें तो इस वाले लेवल से, और इस वाले लेवल से गिर सकता है। अब ये गिर क्यों सकता है इस लेवल पे आगे, मैं आपको ऊपर का क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि ये 156 तक चले जाएगा, क्योंकि वहाँ से तो दुगना हो सकता है। लेकिन मैं उस लेवल पे आपको जाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है वो है 143.81 रुपीज़ का। 143.81 का आपको मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। और अगर हम इसकी ये देखें तो ये 143 142 तक बोल रहा है कि ये स्टॉक जाएगा। तो उस लेवल से इसमें गिरावट देखने को अपने को मिल सकती है। इसलिए मैं इस लेवल को कंसिडर कर रहा हूँ जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग जो करने वाले हैं उनके लिए। तो बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनको इतना इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर आने वाले 6 7 8 महीने में स्टॉक्स के लेवल अच्छे देखने को मिलेंगे, आपको डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करती है, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और रिसेंटली जो एच डी एफ सी एम सी उन्होंने अपने रिलायंस के शेयर्स और बाकी दूसरे शेयर्स को उनका कम कर कर एस बी आई और कोल इंडिया जैसे शेयरों में जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया अभी तक, उनमें अपनी पोजीशन बनाई है। इसी वजह से इसका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है, लोगों ने भी उस चीज़ को देखा है और उस वजह से इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। वो मैं आपको आने वाले थोड़ी देर में बताऊंगा इस बारे में। लेकिन जो 143 है यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है। अब ये तो मैं आपको 141 1.61 1.618 का लेवल आपको फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट अपने को देख सकती है। अगर ये अभी नहीं गिरता तो वहाँ से नीचे गिरेगा। तो वो इसलिए भी गिरेगा क्योंकि जो इसकी मूविंग एवरेज है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है और ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसका हम देखें वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, और वो 122.61 के साथ है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ये भी बढ़ती है, लेकिन अभी अगर अगर हम देखें तो 122.61 के पास है ये। और जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 139.76 के पास, मतलब वो अभी वहाँ पे बता रही है। तो जो हमारा इसके अकॉर्डिंग तो 143 है, और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया है वो 143.80 143.81 और 138.02 का है। तो ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना दोस्तों, ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब ये स्टॉक इसके पास जाएगा तो एक बार यहाँ से भी गिरेगा ज़रूर। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 139.94 का। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है, जैसे अब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो इसके अंदर, तो आपको इस पॉइंट के बाद 1.618 के बाद आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अभी इस स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो या अगर आप ले रखे हो, तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर पहुँचने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अगर आप चाहो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, जब नीचे गिरेगा तब खरीद लो अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है। नहीं तो आप खरीद सकते हो। खरीदने के लेवल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया है, 129.23 का मैंने आपको सपोर्ट दिया है, जो कि हमने बताया ही है कि हम एंट्री कब करते हैं। ब्रेकआउट के हुआ है एकदम से नहीं करना है। जब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और यहाँ पर टिकता है तब हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आया और ख़रीद लिया, क्योंकि कल अगले दिन वो यहाँ से नीचे भी टूट सकता है। तो जब यहाँ पे टिकता है और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है जैसे इसने यहाँ पे खरीदी, तब हमें उस स्टॉक के अंदर घुसना होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वाले पॉइंट पे भी अगर हम देखें 128.38 की चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो 128 का लेवल निकल के आता है कि यहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है, और हमारा सपोर्ट भी वहीं के आसपास है 129.23 का जो मैंने आपको दिया है। और अभी रिसेंटली अगर हम ट्रेंड लाइन की बात भी करें तो जैसे अगर ये ऊपर गया है तो अगर ये नीचे आएगा तो ये 128 का लेवल ही निकल के आ रहा है ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ब्लैक में जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है,
तो ट्रेंड लाइन भी वहीं पे सपोर्ट करेगी इसको, जो ये मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है। तो जो 0.38 लेवल जो फिबोनाची हमें बता रहा है, जो 128 का लेवल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर स्टॉक आके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस अभी इस मुकाम पे जहाँ पे स्टॉक खड़ा है, यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो हमें 142 के आसपास लगते हैं। और अगर मूविंग एवरेज, अगर हम रेजिस्टेंस को काउंट करें तो वो भी हमारा 143 के पास है, यहाँ पे 138 के पास भी एक रेजिस्टेंस है। और अगर मूविंग एवरेज हम देखें तो वो 200 दिन का 138 के पास है। तो जो ये वाला रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट गेम रोल प्ले करेगा। अगर तो इसको तोड़ता है और ऊपर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर यहाँ से तोड़ नहीं पाता और यहाँ से नीचे गिरता है तो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज भी लगभग इसी प्राइस के पास है। तो वो भी एक तरह से इसका एक रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करने वाली है। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर हैं, अभी ये 9 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है, 22 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, 55 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी काफ़ी ऊपर है ये यहाँ से। तो स्विंग ट्रेडिंग का मोटा मोटा एक रूल जो आपको पता होता है वो यही होता है कि जब 22 दिन के आसपास 9 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ता है और 22 दिन तक आता है, तो आप वो वहाँ से थोड़ा एक्यूमुलेट करते हो 55 के पास में आने की। जो एग्रेसिव होते हैं वो 22 पे शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं वो 55 डेज मूविंग एवरेज के पास जो स्विंग ट्रेडिंग करते होते हैं वो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ से प्राइस और नीचे नहीं टूटेगा। अब रिसेंटली इसके अंदर तेज़ी जो हुई है, एक तो वो मैंने आपको बताया ही है कि इसमें न्यूज़ आई थी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि जो HDFC वालों ने जो है अपने रिलायंस के शेयर को कम किया है, और बहुत सारी जिन्होंने अभी परफॉर्म करके दिया उनको अच्छा खासा रिटर्न दिया, उनको अपनी उनमें होल्डिंग कम की है। और अंडर परफॉर्म जो करें स्टॉक्स, जो SBI हो गया, कोल इंडिया हो गया, ऐसे स्टॉक्स के अंदर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जब ऐसे एक्यूमुलेट करना उन्होंने शुरू किया है तो आप एक ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन जो लोग जानते हैं, अगर मैं आपको अभी इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ कि ऑप्शन जो चेन है ये हमें बताता है कि कितनी ओपन पोजीशंस है और कितने न्यू और जो है ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ा है यहाँ पे। तो ओपन इंटरेस्ट का है, हम सॉरी ऑप्शन चेन बोल दिया मैंने, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट का है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैं हम दिखाता हूँ, ये साइड पुट का है और इस साइड कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, घटे हैं, और ग्रीन में है तो बढ़ा है, रेड में हुआ तो वो घटा है। अब जो अगर आप ग्रीन में यहाँ पे देख रहे हो इस वाले पॉइंट पे, जो अगर हम देखें तो जो LTP है इसका 140 रुपीज़, ये वाला इस वाले पॉइंट को देखिएगा। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है 5,32,800 है यहाँ पे, और ये 135 के से 135 पे जो है वो कम है, वो रिसेंटली है इसलिए लोगों ने वहाँ पे वो करा होता है। आपको पता है कॉल पुट वगैरह लोग लेते हैं वहाँ पे उस लेवल की। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है वो 140 के पास है, और उसके बाद थोड़ा कम है। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड हाईएस्ट देखें तो 140 के पास है, और 140 क्या है, 140 अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा 143 के पास रेजिस्टेंस है। ये देखिए 142 यहाँ से हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है 142। तो ये लोग आप ही अकेले ये सब नहीं करते, लोग भी बहुत सारी एनालिसिस करते हैं। ये सब करने के बाद ही वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 142 का रेट, 142 का जो प्राइस है यहाँ तक ये ज़रूर जाएगा। और एक और चीज़ है, क्योंकि अब बढ़ने की तो बता दी, तो घटेगा कहाँ तक है वो मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो अगर हम इसका पुट का ओपन इंटरेस्ट देखें अगर हम, तो जो ये है 130 रुपीज़ के पास, देखो आप यहाँ पे इस वक्त ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, इस वाली साइड कॉल का है, इस वाली साइड का पुट का है। तो ये 130 का है, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 4,66,200 है। सबसे ज़्यादा 130 पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशिएट किए गए हैं वो 130 पे किए गए हैं। तो जो लोग जो बेरिश हैं वो सोचते हैं कि 130 के तक ही आएगा, और इसलिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हैं। और जो लोग बुलिश हैं वो लोग सोचते हैं कि 140 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो हमारी मूविंग एवरेजेस की बात कर लें तो 139 के पास है ये, और 140 पे ऑप्शन चेन है सबसे ज़्यादा। हमारा रेजिस्टेंस भी 143 पे ही निकल के आ रहा है, और एक 138 के पास भी निकल के आ रहा है। और फिबोनाकी जो बता रही है हमें, वो भी हमें बता रही है कि 142 तक ये जा सकता है। तो उसके बाद और गिरावट कहाँ तक हो सकती है, गिरावट मैंने आपको बताया कि गिरावट आपकी हो सकती है 128 रुपये तक, 0.38 के लेवल तक।
तो 128 के लेवल तक यहाँ पे गिरावट हो सकती है। और अगर हम देखें तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट का 130 के पास है। तो ये तो हुई टेक्निकल एनालिसिस की बात। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। मैंने आपको कहाँ तक ऊपर जा सकता है मैंने आपको ये भी बता दिया है, और कहाँ नीचे आ सकता है, कितने लेवल तक नीचे आ सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री भी मैंने आपको बता दिया है कि एंट्री हम तभी लेंगे जब ये, अगर तो यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस अपना गेम प्ले करेगा और ये नीचे आएगा या 129 या उसके आसपास कहीं पे भी, अब ये 129 दिया है तो इसको गांठ बांध के ही मत बैठ जाना। जो ये सारा जोन है ये सपोर्ट का जोन होता है। तो 1-2 रुपये अगर ऊपर भी हो और वहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाए तो हमें वहाँ पे बाय करना होता है। लेकिन हमें देखना है कि ये इस लेवल पे आके यहाँ पे टिकता भी है कि नहीं। अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो ये सपोर्ट बेकार है, और अगर यहाँ पर आगे टिकता है, यहाँ पे इसके आसपास आगे टिकता है और वहाँ से रीबाउंड लेता है, तब हमें अपनी एंट्री करनी है। तो एंट्री बता दी, कितने लेवल तक जाएगा ये बता दिया, कितना गिरेगा ये बता दिया, और उसके पीछे की रीज़न भी मैंने बता दी कि उसकी न्यूज़ थी। और न्यूज़ के साथ आपके साथ जो और लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि 130 तक आगे यहाँ तक गिर सकता है, और अगर गिरेगा तो हम खरीदेंगे। और ये लोगों को जो बुलिश है उन्हें लग रहा है 140 तक जाएगा। तो ये तो बात हुई टेक्निकल एनालिसिस की, वो पार्ट अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं करने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम इसका, आप थोड़ा अगर और जाना चाहें तो इसका मार्केट कैप बता देता हूँ मैं आपको। मार्केट कैप है इसका 82,210 करोड़ रुपीज़ का है। जो पीई रेशो है वो 7.39 है। बहुत अच्छी बात है, जो 10 के नीचे होता है हम उसको अच्छा कंसिडर करते होते हैं, और लगता है कि स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, उसमें हम पैसा लगा सकते हैं। बुक वैल्यू आपके सामने दे रखी है। डिविडेंड आपको पता ही है कोल इंडिया का 10% तक तो दे ही देता है। अभी भी रिसेंटली इन्होंने 13 रुपये कुछ पैसे का डिविडेंड दिया है। और ये ईपीएस है और ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। ये मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा वरना थोड़ा और हो जाएगा। लिखी लिखाई बातें हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। और दूसरा अगर बिजनेस देखा जाए तो ये कोल के अंदर है और एक महारतन कंपनी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1, मतलब सबसे बड़ी जो है कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये कोल इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी महारतन कंपनी भी है ये। थोड़ा हम इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, ये मैंने दो एनुअली, क्वार्टरली में डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ, एनुअली डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उससे हमें एक बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी बड़े लेवल के ऊपर। तो जो सेल्स है मार्च 2016 के अंदर 78,007 हुई। मार्च 2017 में भी लगभग वही रही। मार्च 2018 में थोड़ी बढ़ी है। मार्च 2019 में बहुत बढ़ी है। और उसके बाद 20 के अंदर थोड़ी गिरी है यहाँ पे। तो उसके बाद तो कोरोना का हमें पता ही है, जो उसने गेम प्ले किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखें जो सेल्स हैं वो बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और फिर एक बार बीच में मार्च 2020 में घटी हुई है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो एक लेवल पे आई है, उसके बाद एकदम से बढ़ी है, फिर और बढ़ी है और फिर घटी है। तो जो सेल्स है उससे हमें एक बहुत अच्छा एक डेटा निकलने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंसिस्टेंट भी रही है ये, बड़ी भी है अगले साल, और ऐसी बड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी है। और उसके बाद गिरी भी है। 3,000 करोड़ का सेल्स, मतलब 3,000 के करीब का इनको घाटा भी हुआ उसके अंदर। जो ये अदर इनकम है यहाँ पे कंसिस्टेंट रही है इन 2 सालों के अंदर। 2018 में गिरी है, 2019 में बढ़ी है, और मार्च 2020 में बढ़ी है ये। तो जो टोटल इनकम है वो भी देखिए आप, मार्च 2016 और मार्च 2017 में लगभग लगभग सेम रही है ये। मार्च 2018 में 7 बढ़ी है, मतलब 83 से 90 हुई है। और उसके बाद मार्च 2019 में बढ़ी है, और फिर मार्च 2020 में थोड़ी घटी है टोटल इनकम जो है इनकी। और जो नेट प्रॉफिट देखेंगे हम यहाँ से, ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब भी दिया हुआ है। ये मैं डिस्कस आपके साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो चुका है। तो ये जो हमें जो मेजर पॉइंट डिस्कस करने हैं वो है रेवेन्यू, सेल्स, अपना प्रॉफिट और अपना इनकम। जो इस चीज़ों से हम एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं एक स्टॉक की। तो इंटरेस्ट तो हमें पता ही है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत कम डेप्ट है इसके ऊपर। और नेट प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2016 में 14,000 रहा है। उसके बाद ये गिरा है 2017 के अंदर, मार्च के अंदर और गिरा है। फिर मार्च 2019 के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला अपने को, और इसके अंदर प्रॉफिट का 10,000 करोड़ के करीब का प्रॉफिट हुआ है।
और फिर मार्च 2020 में गिरा है वो। तो ये तो रही प्रॉफिट एंड लॉस की बात। अब थोड़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के अंदर घुस के। तो मार्च 2016 में मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेके आया हूँ, क्वार्टरली क्वार्टरली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वार्टरली क्वार्टरली करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक तो कोरोना चला उसके करके, और 16 से लेके 20 तक अगर हम एनालिसिस करें तो हमें एक बड़ी पिक्चर मिलती है एक कंपनी की, कि उसके फाइनेंशियल्स आखिरकार हैं कैसे, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बीच में रह रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो सेल्स हैं इनकन्सिस्टेंट है कंपनी की, प्रॉफिट भी है वो भी एक तरह से एक लेवल पे ही घूमा है। अगर आपको दिखाऊं मैं, मतलब प्रॉफिट तो घटा ही है एक तरह से देखा जाए तो, लेवल पे भी नहीं घूमा है। 3 साल घटा है, 1 साल बढ़ा और फिर घटा है। तो प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन हाँ थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है। और पिछले जो सालों में, जो 2-3 सालों में जो सब कुछ नॉर्मल था, उस लेवल से थोड़ा थोड़ा ये घटा है। तो एक तो हमने ये बात को डिस्कस कर लिया। और अब हम बात करने वाले हैं इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू जो, और ये दो मतलब 4 साल 2016 का दिखा रहा हूँ मैं। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 212 करोड़ था मार्च 16 में। फिर बढ़ा है यहाँ पे, फिर कंसिस्टेंट रहा है, थोड़ा सा बढ़ा है, उसके बाद फिर घटा है। मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो हम इसको कंसिस्टेंट ही मानेंगे इन चीज़ों को, 3 सालों को। उसके बाद यहाँ पर आगे ये गिरा है मार्च 2020 में। और अगर आपको दिखाऊं तो ये रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी है यहाँ पे, टैक्स दिया हुआ है। और टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे बढ़ा है, मतलब 2016 से 2017 में बढ़ा है, 18 में भी बढ़ा है, 19 में भी बढ़ा है और 20 में भी बढ़ा है। और टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये देखिए, टोटल रेवेन्यू 2016 में इतना था, 17 में घटा है, उसके बाद फिर ये 18 में घटा है, फिर ये बढ़ा है 19 के अंदर, और फिर ये 20 के अंदर भी बढ़ा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो वो घटी है पिछले कुछ टाइम में, 3 सालों में वो घटी है। लेकिन अभी हमें वो बढ़ती हुई दिख रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कुछ टाइम से, मतलब पिछले 2 सालों से अगर हम बात करें तब से बढ़ रही है। लेकिन उससे पिछले 3 साल का देखें तो लगातार घट रही थी। अब थोड़ा थोड़ा वो इंक्रीज हो रही है थोड़ी, तो मतलब पिछले टाइम से देखा जाए तो देखिए घटी काफ़ी ज़्यादा है, 17 से 15 पे आई है, 15 से 9 पर आई है, लेकिन 9 से 10 पे गई है और 10 से 11 पे आई है। तो कुछ ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हाँ बढ़ी है वो। एक्सपेंसेस कंपनी के यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी मैं कवर नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट देके कंपैरिजन कर सकते हैं 4 सालों का। और यहाँ पे अगर हम मेजर पार्ट एक्सपेंसेस में देखें तो ये कुछ ज़्यादा कुछ खास हमें देख उसने वाला है भी नहीं है। अगर वैसे है होता तो है ये, लेकिन इस अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन अगर हम देखा जाए तो एक्सपेंसेस देखा जाए तो इस वीडियो देखिए बहुत बड़े हैं एक्सपेंसेस, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वो महंगाई भी बढ़ी है, तो हमें एक्सपेंसेस तो बढ़ना ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ रही है। एक्सपेंसेस के बढ़ने के साथ आपका मार्जिन बढ़ना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट कम ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अगर हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन चलता है और हर साल चीज़ें महंगी होती हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी और ये एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो मार्जिन है वो भी आपका बढ़ना चाहिए। अगर आप 200, अगर आपकी 100 की चीज़ अब 120-30 रुपए की आपको पड़ रही है, तो आप अगर 100 की चीज़ को 200 पे बेचते थे और अब वो 130 की हुई है, तो अगर आप अभी भी उसको 200 पे बेच रहे हो तो आपका मार्जिन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि 70 रुपये का मार्जिन हो गया अब आपका। पहले आपका 100 का था, मतलब 30% आपको लॉस हो गया। अगर आप अपने मार्जिन्स को बढ़ा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और अगर आपका जो आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और अगर आपका मार्जिन वहीं के वही है, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी आपका उस लेवल पे रहेगा। मार्जिन ज़्यादा आते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कंपनी ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी। तो मैं आपको दिखाऊं तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन जो एक बात हमें देखने को मिली है कि जो इसका प्रॉफिट जो है वो मार्जिन जो है वो इतना बड़ा नहीं है। एक्सपेंस ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो बड़ा नहीं है। इसकी वजह से हमें प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे। पहले 2016 में 16,000 का था, उसके बाद 14 का हुआ, फिर 9 का हुआ, फिर 10 का, फिर 11 का, उस हिसाब से ये चला है। तो ये बाकी ये सारा टैक्स और टैक्सेस का है। और यहाँ पे ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये ईपीएस दे रखा है इसका। और उसके बाद जो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टोर्स, टूल्स वगैरह और रॉ मटेरियल्स, ये सब इंफॉर्मेशन है भी अभी हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन जो अगर आपको, अगर मैं मेजर इसकी एक दो चीज़ें तीन चीज़ें बताऊं, तो वो यही बैठती हैं कि कंपनी का जो है वो एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन वो मार्जिन अपना नहीं बढ़ा पा रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हो रहा है।
तो ये कोल इंडिया के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरह से की पॉइंट को पकड़े यहाँ से। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस थी, टेक्निकल एनालिसिस कर दी मैंने आपके सामने। अब हम मोटी मोटी अगर हम समरी देखना चाहें तो वो ये बनती है कि जो है इंक्रीज जो है इसका, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करने वाला हूँ मैं आपके सामने, इसका जो इंक्रीज है वो नॉन कोर इनकम में जो है हमें देखने को मिला, जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला इसके ट्रेंड में। मतलब जो ये मेन काम कर रही है वहाँ से तो इसका प्रॉफिट नहीं हमें इतना देखने को मिल रहा, लेकिन जो नॉन कोर इनकम है, जो अदर इनकम है, वहाँ से हमें थोड़ा इसमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे इजाफा हो रहा है। तो वो एक बिजनेस के लिए ना एक अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप मान लो अगर आपका लैपटॉप का बिजनेस है, तो अगर आप लैपटॉप का बिजनेस है तो आप लैपटॉप के बिजनेस से पैसे कमाओगे। अगर आप साथ में कुछ हार्ड ड्राइव्स, माउस या कीबोर्ड्स बेच रहे हो तो वो एक हम अदर सोर्स ऑफ इनकम मान लेते हैं कि आपका चलो माउस और वो एक अपसेल हो रहा है। लेकिन जो आपका मेन बिजनेस है वो लैपटॉप का है। अगर आपका लैपटॉप का बिजनेस कम हो रहा है और अगर आपका कीबोर्ड का बिजनेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, आपके लैपटॉप उतने नहीं बिक रहे लेकिन आपके कीबोर्ड बिक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका जो मेन बिजनेस है वहाँ पे इतना आपको इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो नॉन कोर इनकम है, जो कि बस एक अपसेल के लिए आपने चीज़ रखी है, वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि इसका जो नॉन कोर इनकम है वहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन कुछ मतलब अगर पहले मैंने आपको बताया कि जो मार्जिन्स कम थे, लेकिन अगर हम कुछ वक्त से देखें, जो 2 सालों का, पिछले 5-4 सालों का कंपैरिजन करा है इसलिए कम किया है, लेकिन अगर हम पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स और लास्ट 2 सालों का अगर हम कंपैरिजन करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी इसके इंक्रीज देखने को मिला है और हमें मार्जिन्स के अंदर भी इसके इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन वो सिर्फ रिसेंटली हुआ है। पिछले 5 साल का अगर हम डेटा आपको सामने आकर आपके सामने दिखाऊं तो आपको पता है कि प्रॉफिट ग्रेजुअली डिक्रीज करा है। सिर्फ 2019 में बढ़ा है और 2020 में थोड़ा स्टेबल रहा है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। लेकिन 2 साल का देखा जाए तो ठीक है वो, लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो वो हमें थोड़ा दिखता ठीक नहीं लगा है उस बात को। लेकिन पास्ट को देखते हुए हम किसी कंपनी का फ्यूचर जज नहीं कर सकते, लेकिन रिसेंटली टाइम्स में कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मार्जिन्स भी बढ़े हैं, इंक्रीज जो प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिला है। कंपनी एक लो डेप्ट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, महारथन कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। कंपनी के जो है ज़ीरो प्रमोटर प्लेज शेयर हैं गवर्नमेंट कंपनी, तो कैसे होगा। और अगर आप बुक वैल्यू देखें, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर वो लगातार इंक्रीज कर रही है। इम्प्रूव इंक्रीज तो नहीं कर रही, इम्प्रूव कहना सही रहेगा, इंक्रीज थोड़ा हमें गलत वर्ड हो जाएगा। लगातार इम्प्रूव कर रही है वो 2 सालों से। जो वीकनेस जो मुझे आपको मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कैश जनरेट नहीं कर पा रही है अपनी कोर बिजनेस से। इसकी वजह से कैश फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 2 सालों से लगातार। उसकी वजह से नेट कैश फ्लो भी कम हो रहा है और कंपनी जो है वो जनरेट नहीं कर पा रही है अपना नेट कैश। देखिए आपके पास कैश होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, आपके पास नेट कैश होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मैंने आपको ऑलरेडी वो डिस्कस कर दिया, वो नेट कैश वो जनरेट नहीं कर पा रही है और वो लगातार कम हो रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी हमने देखें, अगर हम 4 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो 4 साल, 2 सालों के क्वार्टर मतलब 2 क्वार्टर को अगर हम देखें तो और पिछले 2 सालों को देखें तो उसमें थोड़ा स्टेबल ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर में देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में आपको गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो मैं डिस्कस करने की नहीं सोच रहा था, लेकिन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो ठीक ही आए थे उसके। उस चीज़ों को हम नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हमने 4 सालों की करी है। तो ये फंडामेंटल्स के जो ये समरी थी ये मैंने आपको ये बता दी। अब टेक्निकल एनालिसिस की समरी वो क्या है वो मैं आपको ये बताता हूँ। ब्रोकर्स जो हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल या ICICI या कितने भी ब्रोकर आपने देखा होगा, गूगल पे सर्च करोगे आप देखोगे, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया वो 170-180 के लेवल दे रहे हैं। तो जो ये ब्रोकर्स हैं, ब्रोकरेज हैं, उनके टारगेट प्राइस की बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि ऊपर तक जाएगा। और एक अच्छी बात है, अगर एक इतनी सारी फर्म्स एक स्टॉक को बोल रही हैं कि यहाँ तक जाएगा तो एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है स्टॉक में, मतलब बिलीफ है लोगों का स्टॉक में। पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया है अभी। अभी उसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है। तो अब हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आके वो गिरा नहीं है, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यानी कि उसने एक पाँव तो अपना कर लिया, अब वो ऊपर जाएगा वहाँ से। अब कितना ऊपर जाएगा वो हमें देखना है, और वो कितना ऊपर जा सकता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। कंपनी का जो PE है वो बहुत कम है, मैंने आपको ऑलरेडी पीछे अभी बात करी थी, 7 था उस PE का। तो एक अच्छी कंपनी है, मतलब 10 के नीचे PE है तो इन्वेस्ट करने का बन सकता है यहाँ पे। और RSI जो है वो
जो आर एस आई, हम सॉरी मैंने टेक्निकल्स में अपने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आप आर एस आई अगर आप खुद जाके भी वो करोगे तो अच्छा है। आर एस आई वो उस प्राइस की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। आर एस आई में 70, मैंने जब देखा था तब 70 और 80 के बीच में था, तो लेकिन वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था उसकी। तो अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए थे, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात कर लें, तो प्रोविजंस जो है इन्होंने इंक्रीज जो है हुआ है, प्रोविजंस के अंदर इन्होंने इंक्रीज किया अभी रिसेंट रिजल्ट्स के अंदर। तो ये बात जो है वो अच्छी भी होती है। अच्छी इसलिए क्योंकि कंपनी अपना फ्यूचर देख के चल रही है, कि उसको लगता है कि भी हम इतना कैश अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आने वाले टाइम में कुछ ख़राब हो जाता है वो, तो हमें हमारे बिजनेस के ऊपर पहले ही पैसा करके, जैसे हम अभी करते होते हैं, थोड़ी सी सेविंग रखते होते हैं इमरजेंसी के लिए, तो कंपनी ने भी वो किया है। अच्छी बात है, मतलब कंपनी अपने आप को बड़े लेवल तक लेके जा रही है, तो कंपनी की मैनेजमेंट एक काफ़ी अच्छी है उस मामले में देखा जाए तो। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर कंपनी को खुद भी डर है कि यहाँ पे हमें झटका लग सकता है बड़ा, तो उन्होंने थोड़ा सा कैश अपना पहले ही साइड पे रख दिया प्रोविजंस करके, ताकि अगर हम आने वाले टाइम में हमें थोड़ा झटका देखने को मिलेगा, तो प्रोविजंस का जो पैसा होता है वो हम करके अपना लॉस वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में हमें लॉस देखने को मिल सकता है, और जो प्रोविजंस करके जो उन्होंने पैसा जनरेट किया है, वो अपना उस लॉस को कम करने के लिए वो यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर वही पैसा अगर कंपनी अपने ऊपर लगाए, तो कंपनी एक बहुत अच्छी रिटर्न देख सकती है। वो पैसा जो है वो कंपनी प्रोविजंस करके अपने लॉस को ना दिखाने के लिए, आने वाले टाइम में लग रहा है उसको भी लॉस होगा, और वो इस चीज़ को ना दिखाने के लिए प्रोविजंस कर रही है, तो वो एक नेगेटिव बात है। अगर वही पैसा आप खुद सोचो कि अगर कंपनी खुद के ऊपर लगाए तो और अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट जो था ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा था, और वो मैंने आपके सामने डिस्कस भी कर दिया। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी सरकारी कंपनी है, तो मैनेजमेंट के ऊपर तो कोई सवाल नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने टेक्निकल एनालिसिस कर ली, फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, पूरी समरी भी कर ली। लेकिन एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं यहाँ पे देखो कॉल और पुट की बहुत ज़्यादा मैं आपको देता नहीं हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। लेकिन जब मैं कुछ खुद ट्रेड करता होता हूँ, यहाँ जब मैं लेता हूँ, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती है, तब मैं यहाँ पे ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये सितंबर महीने का जो है, यहाँ पे डेट नहीं आ रही, लेकिन अगर देखा जाए तो सितंबर में मैंने अपनी आपको बता दिया था, लास्ट वीक के सितंबर में एक्सपायरी वाले दिन ही की बात है ये। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको बैंक निफ्टी जो है वो 20,000 का पुट खरीदना है 1 अक्टूबर के वीकली एक्सपायरी का। तो ये सुबह 8 बजे का मैसेज है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ। और आप उस वक्त जो था उसका प्राइस था 112 था। टारगेट मैंने आपको 400 दिया था, और स्टॉप लॉस 110 का दिया था, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था। और उस दिन का ये स्क्रीनशॉट है शाम का, और ये 5:07 का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखो 419 रुपये का वो एल पहुँच गया था उसका। तो 201% का प्रॉफिट हुआ है। आपने 112 रुपये का आपने पुट खरीदा, पुट के अंदर 25 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का, तो आपका वो 419 हो गया। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना हुआ है, 201% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैं, आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि ये मैं हमेशा करूँगा। जब मुझे श्योरिटी होती है मैं तभी करता हूँ। बाकी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देता रहता हूँ। फ्यूचर रिटेल की जो हेयरिंग चल रही थी कोर्ट के अंदर, उसका लिंक भी दिया था मैंने आपको। न्यूज़ चैनल वाले हेयरिंग नहीं बताते, लेकिन आप खुद हेयरिंग इस पे देख सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर दिया था मैंने आपके साथ। रिसेंटली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है मैं वही शेयर करता हूँ, ज़्यादा ऊट पटांग का कुछ इसमें शेयर नहीं करता हूँ। और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो मैंने अपना ट्रेड किया था बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी की मैंने पुट खरीदी थी 29,400 की, और 165 पर खरीदी थी, और 258 पे मैंने अपना स्क्वायर ऑफ कर ली थी पोजीशन को। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में रिस्क होता है, और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बिना किए आप कॉल और पुट के अंदर ना ही जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। इस एक्साइटमेंट से बचने के लिए मैंने करा है। बाकी नॉलेज आपके साथ, नॉलेज से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट देखने को ही मिलेगा। तो आप, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, यहाँ पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।